नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आखिर वो मुलाकात हो गई जिसका भारत और पाकिस्तान दोनों को बेसब्री से इंतजार था। रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच पहली द्विपक्षीय बातचीत, यानी कि इस साल की कम से कम पहली द्विपक्षीय बातचीत हुई है। एक साल पहले 27 मई को पिछली बातचीत हुई थी। ये मुलाकात अच्छे माहौल में हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। दोनों नेताओं की तरफ से एक साझा बयान भी जारी किया गया। इसमें 26/11 के मुकदमे में तेजी लाने का पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंक के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, इस पर भी सहमति बनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान जाने की बात कही है। वो अगले साल होने वाली जो सार्क शिखर सम्मेलन है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है उसमें शिरकत कर सकते हैं। आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, यहां से रास्ता आगे कहां जाता है, आतंक पे कितनी कार्रवाई हो सकती है, और 1 महीने के पूरे उतार चढ़ाव, 1 साल के पूरे उतार चढ़ाव के बाद आखिर जिस तरह से हमने देखा है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब क्या बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने मेहमानों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हार्ड न्यूज के एडिटर संजय कपूर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर श्रीराम चौलिया हैं जो कि प्रोफेसर हैं, डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। कॉमोडोर सी उदय भास्कर भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज, और साथ ही पूर्व राजदूत राजीव डोगरा जी भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उफा से सीधे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले राजीव डोगरा जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं तो पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह का उतार चढ़ाव हमने देखा है, खासकर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जो लोएस्ट पोजीशन पे हम पहुंचे, बिल्कुल निचले स्तर पर वो जब था कि जब कुछ ही घंटे पहले जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद से अब यहां बातचीत का शुरू होना, क्या आखिर ऐसा हुआ इस बीच जिससे बातचीत शुरू होने की तरफ गई? अनफॉर्चुनेटली लोएस्ट स्तर पे तो बहुत बार पाकिस्तान भारत के रिश्ते जा चुके हैं। कारगिल के टाइम, बाबरी मस्जिद, और उसके बाद के जो महीने 93 के बम्बई ब्लास्ट के 26/11, और उससे पहले 65, 71, 47, 48, तो मतलब अनगिनत चैप्टर हैं हमारी हिस्ट्री के, बायलैटरल हिस्ट्री के, जहां लोज ज़्यादा हैं और हाईज शायद कम हैं। तो इसलिए जो भी उम्मीद की किरण नज़र आती है वो वेलकम किरण समझनी चाहिए। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि वन मस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द डे टू असेस हाउ स्प्लेंडेड द डे हैज़ बिन। तो बहुत जल्दी मैं तालियां बजाने के हक में नहीं हूं और बहुत जल्दी मैं शाबाश के भी हक में नहीं हूं, क्योंकि आगे पता नहीं कितने उतार चढ़ाव और कितने मोड़ आएंगे। पर अपने आप में ये जो आज का दिन है ये ज़रूर काबिल तारीफ है दोनों लीडर्स के लिए कि एक जो टेंशन वाला माहौल था, और आपको याद होगा कि पिछले 3 दिनों में 2 BSF के जवान भी मारे गए हैं, और पिछले कुछ हफ्तों में और भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हमारे जवान शहीद हुए हैं जी। तो टेंशन जरूर बढ़ रही थी, और इस माहौल में एक पॉजिटिव स्टेप होना और ऐसे विषयों पे जो लगता था जटिल हैं, जैसे कि आपने 26/11 का जिक्र किया, वॉइस सैंपल जो पाकिस्तान एटलीस्ट इस समझौते एग्रीमेंट के मुताबिक मान गया है देने के लिए जी। वो 26/11 से लेकर आज तक हम मांग रहे थे और उन्होंने माना नहीं था। उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, DGMO और DG BSF की मीटिंग्स जो हैं, ये भी इन ए वे एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेंशन कम कर सकती हैं। बिल्कुल। सो मतलब एक कड़ी बना दी गई है। अब इस कड़ी का आगे अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। कॉमोडोर उदय भास्कर, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, या पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां जब भी विदेश नीति पर बातचीत होती है, दोनों देशों की प्रतिनीति पर बातचीत होती है, दोनों देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं हमें नजर आती हैं। कुछ सिनिक्स ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि जब तक आतंक से दूर नहीं रहेगा पाकिस्तान, खासकर अगर उनके शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन्होंने कहा था कि कीपिंग अवे टेरर एंड वायलेंस, जब तक पाकिस्तान इससे दूर नहीं रहेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। तो कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि पूरा 1 साल जब उतार चढ़ाव का गुजरा है, या उतार का ही गुजरा है जिस तरह से राजीव डोगरा जी कह रहे हैं, तो अब ऐसा क्या बदल गया कि एक बार विदेश मंत्री के इस बयान के बाद, कुछ ना बदलने के बाद अब बातचीत हो रही है?
बदलाव अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी ये जो प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मुलाकात हुई है, ये अपने आप अहम है, पर इसकी अहमियत मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये ज्यादा इसकी सिंबलिज्म में है, यानी कि इसकी जो प्रतीकात्मक अहमियत है इसको शायद हमें पहचानना चाहिए। और मेरा अंदाजा यह है कि भारत के अंदर एक प्रकार का हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एक समीक्षा हुआ है, एक रिव्यू हुआ है कि पाकिस्तान के साथ हम किस प्रकार का नीति अपनाना चाहते हैं। और शायद मोदी साहब ने जिस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के कूटनीतिक पहल किया है कि एक प्रकार का रीसेट भी हुआ है, क्योंकि एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए हमने जो बेंचमार्क्स बनाया था, जैसे सुषमा स्वराज मैडम ने कहा था कि जब तक टेररिज्म और वायलेंस से पाकिस्तान नहीं हटेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या मुंबई का जो हादसा हुआ था ये भी एक रेड लाइन था कि जब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा भारत दोबारा कॉम्पोजिट डायलॉग को रिज्यूम करने के लिए तैयार नहीं था। इनके बावजूद अगर ये मीटिंग इस प्रकार से हुआ है वहां पे रूस में, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्वीकार किया कि वो अगले साल पाकिस्तान सार्क समिट के लिए जाएंगे, तो अर्थात यही है कि भारत के अंदर एक पॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन हुआ है। और इसके कई कारण हैं कि इस वक्त जो क्षेत्रीय माहौल और भारत के पास जो ऑप्शंस हैं, मैं कहूंगा कि ये एक दोबारा एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। और ये अपने आप नया नहीं है, क्योंकि अगर आप वाजपेयी जी के जमाने से लेके आज तक भारत के जितने भी पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान के संदर्भ में जी, मैं कहूंगा 98 न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद लाहौर अकॉर्ड, उसके बाद कारगिल का युद्ध, उसके बाद आगरा समिट, और फिर जनवरी 2004 जो वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब ने जो साइन किया था जी, मुंबई का हादसा, यानी कि कई बार हम इस प्रकार के जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स भारत ने लिया है। और इस बार मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने खुद पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए इशारा दिया था जी। तो इसकी सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट है, पर सब्सटैंटिवली क्या होने वाला है इसके ऊपर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और मैं राजीव डोगरा जी के साथ सहमत हूं कि शायद हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया, चाहे लखवी के केस में हो या दहशतगर्दी के बारे में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस वक्त हमें रुकना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दिन के अंत तक इंतजार हमें करना चाहिए, दिन के आखिर तक कि आखिर किस तरह से दिन गुजरता है, तभी उस पर कोई आंकलन दे पाएंगे। अखिलेश सुमन उफा से हमारे साथ मौजूद हैं, फिर मैं दोनों मेहमानों की तरफ यहाँ आऊंगी, स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश सुमन जी, ये बताइए फिलहाल कि पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका बयान है कि हम दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में पीस और डेवलपमेंट, विकास और शांति बरकरार रखें, ये भारत और पाकिस्तान दोनों की जिम्मेदारी है। इस स्टेज तक, मकाम तक कैसे पहुंचे दोनों देश? क्या इसको लेकर एक माहौल बनता हुआ आप देख रहे थे, या फिर उदय भास्कर जी कह रहे हैं कि एक समीक्षा हुई है आखिर कि भारत की क्या नीति होनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर? देखिए अरफा, परसों तक हम बात कर रहे थे उफा में फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी थे उनसे जब हम पूछ रहे थे परसों तक, तो बात की गारंटी नहीं दे रहे थे कि होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बात होगी या नहीं होगी इसको डिक्लेयर करने से पहले यह बात तय हो रही थी कि बातचीत के बाद हम कहेंगे क्या। तो आज जो अचानक हम 9 बजे करीब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग होनी थी, प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिलने थे, उसके बाद करीब 9:45 बजे बोला गया था कि हम लोग ब्रीफिंग की जाए, लेकिन टाइम लगा, करीब 10:30 बजे 11 बजे करीब ब्रीफिंग हुई। और यह हम लोग के लिए एक सुखद आश्चर्य था कि विदेश सचिव के अलावा पाकिस्तान के विदेश सचिव मौजूद थे। मतलब है दोनों में एक स्टीवनी क्या है। और अरफा, जो आप पूछ रही कि इसमें आशाएं हैं, आशाएं इसलिए बन क्योंकि एक बात किया है कि इंगेज होने को, डिसंगेज कहीं से नहीं रहना है। जैसे आपने देखा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स एक तरह से इंगेजमेंट का प्रोसेस है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे इलाके के देश हैं और जो हमारी तरह के देश हैं, उन लोगों से मिल के साथ चलता प्रोसेस है। और उसी तरह जो सम्मेलन हुआ उसमें भी इंगेजमेंट का प्रोसेस है, जो क्षेत्रीय और इलाका स्तर के देश हैं। तो इस
तरह से कहें कि भारत ने यह तय किया है कि हमको इंगेज होना है। तो इरिटेटिंग एलिमेंट है, इरिटेटिंग एलिमेंट के कारण हमें अपने रास्ते से नहीं हटना। लेकिन अगर घटनाएं होती हैं तो उसका हम जिक्र आज क्यों करें, लेकिन है उससे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरह एक सहमति है कि हमको इंगेज रहना है। इंगेज इसलिए रहना है कि दोनों देशों को चाहे आतंकवाद का, आईसिस का खतरा है। खास तौर पे आज एससीओ के समिट में भी इस बात की चर्चा हुई, कल के ब्रिक्स फेडरेशन में भी इस बात की चर्चा हुई कि इस पूरे इलाके में आईसिस एक बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान के अंदर यह समझदारी है कि अभी तक जो तालिबान और अलकायदा जूझ रहा था, जो काफी महंगा। अखिलेश सुमन, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन फिर भी जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कपूर जी, ये बताइए कि कई मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं, कई सवाल ये उठ रहे हैं, चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि जॉइंट स्टेटमेंट में यहाँ तक कहा गया कि आतंकवाद के नाम के शब्द को जो है पूरे दक्षिण एशिया से हम मिटा देना चाहते हैं। ये इरादे बहुत अच्छे हैं, वादे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि अभी आप इंतजार करना चाहेंगे कि देखते हैं आगे क्या बात होगी? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बात यहाँ तक हुई है, एजाज अहमद चौधरी ने यह कहा कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन इसमें के शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं तो इस चर्चा जो सहमति हुई है उसको काफी महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह कि ऊफा में हुई है, जबकि नए जो ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस में हुई है, जिसमें कि चीन और रूस बहुत महत्वपूर्ण उसके मेंबर हैं। एससीओ के अंदर जो रीजन था कि हिंदुस्तान की मेंबरशिप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे और पाकिस्तान की भी अब मेंबरशिप एक्सेप्ट करने की बात कर ली, ये बात लोग बाग ना भूल जाते हैं। उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि अगर किसी मुल्क के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उनको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो इस चीज का भी दबाव भारत और पाकिस्तान के ऊपर था कि अगर आपको एससीओ की सदस्यता चाहिए तो आपको बातचीत और डिस्प्यूट अपना रिजॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि एससीओ के अंदर जो मुख्य जो उसका पर्पस है, एक तो लोग बाग कहते हैं कि एशियन नेटो है, तो एशियन नेटो का जो सबसे मुख्य जो उसका बेसिक कंसंट्रेशन है वो टेररिज्म के ऊपर है। तो टेररिज्म से अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आपके बीच में मतभेद है इंटरप्रिटेशन का कि आतंकवाद है क्या, तो उसमें समस्या हो जाती है। तो अगर आप देखें कि जो भाषा का इस्तेमाल करा है पाकिस्तान विदेश सचिव ने, तो उसके अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरर की बात कर दी। गुड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, उन सबको उन्होंने सब फ्लैट करके ये कहा कि हमें हर तरीके की आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। आपने कहा कि के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, तो इसमें कुछ हद तक नवाज शरीफ साहब को परेशानी हो रही है कि किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि आपने पहले कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कुछ हद तक झुका, उसने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। परंतु जो अग्रीमेंट हुआ, जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर जो कश्मीर का मुद्दा था, क्योंकि बार बार पाकिस्तानी नेता ये कहते थे कि बिना कश्मीर के रास्ते से गुजरे हुए हम बात नहीं करेंगे। तो अब जब है ना उसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल किया उन्होंने आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात करी, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तानी जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं और तमाम लोग हैं वो कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग उसमें शामिल होगा। नहीं तो क्या ये तो नहीं है कि कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से एक समझौता हुआ है, इधर बात ये हुई कि जब तक आतंकवाद पर काबू नहीं होगा तब तक बात नहीं करेंगे, उधर बात हुई कि कश्मीर पर जब तक बात नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे, और दोनों तरफ से ये शर्तें छोड़कर बातचीत हुई है। अरिफा, हम लोग ने मैंने अपने आप इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल है और जो पुल असाइड होते हैं पिछले 5-7 दफा अलग अलग मुल्कों में देखी हैं, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूं। मैं काफी हद तक एम्बेसडर डोगरा की बात से इत्तेफाक करता हूं और कमांडर उदय भास्कर की बात से करता हूं कि इतनी दफा इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि उम्मीद नहीं है कि कुछ ज्यादा इसके अंदर ना बढ़ेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए इसमें उफान आए, फिर ठंडा पड़ जाए, और इतना फ्रेजाइल है ये पूरा रिश्ता कि एक ज्यादा कोई बॉर्डर में टेंशन हो गया, कुछ ज्यादा लोग मर गए तो सब चीजें ना तबाह हो सकती। तभी अगर याद हो तो हवाना में डिक्लेरेशन किया था कि आप बात करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हादसा होगा। ऐसी बात अगर इस वाले स्टेटमेंट में नहीं आई है जी, तो फ्रेजिलिटी अभी बिल्ट इन है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ना ये लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने एक दौर देखा है भारत पाक रिश्तों का, वो समझते हैं कि अभी भी नजाकत बाकी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब भी फोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर चौलिया से सवाल लेते हैं। डॉक्टर चौलिया, बहुत दिलचस्प कोण उन्होंने जोड़ा है यहाँ पर संजय कपूर ने। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है, खासकर एक ऐसे ब्लॉक में जहां भारत और पाकिस्तान दोनों एंटर करना चाहते हैं, दो बड़े देश हैं रूस और चीन, और कहीं ना कहीं दोनों का दबाव या कहीं गुडविल, तमाम चीजों ने मिलकर क्या भारत पाकिस्तान पे काम किया है, या फिर आप उदय भास्कर जी की बात से सहमत है, वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर घरेलू स्तर पर इसको लेकर एक समीक्षा हुई है? ये दोनों ही वाजिब हैं, क्योंकि देखिए जो मल्टीलैटरल फोरम्स होती हैं वहां
ग्रुप इंटरेस्ट को सामने रखने की सबकी पेशकश होती है। तो वहां हम, आप सार्क के तो किस्सा जानते ही हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि हमने हाईजैक कर रखा है भारत और पाकिस्तान ने। तो एससीओ में हम वो नहीं कर सकते हैं। एससीओ बड़े बड़े शक्तियों का ये संगठन है, हमसे भी बड़ी शक्तियां हैं, चीन है, रूस है। तो इसलिए जरूरी है हमें कि एक ग्रुप सिटीजनशिप भी हम निभाएं, और जरूरी है कि हम दिखाएं कि हम वी आर सीरियस अबाउट आवर डिफरेंसेस। बल्कि एससीओ में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि ताजिकिस्तान और चीन ने अपना जो बाउंड्री डिस्प्यूट था वो उन्होंने एससीओ के एजिस के अंतर्गत हल किए हैं। तो रशियंस ने भी यही होप जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे। मिनिमम एससीओ के अम्ब्रेला के तहत ये हमारा एडवांटेज है कि कम से कम सालाना 1-2 और मुलाकातें होगी हमारी। ये नहीं कि सिर्फ यूएन जनरल असेंबली हो या फिर एक बहुत बड़ा बायलैटरल जो कि जिसको ऑर्गेनाइज करने में 14 महीने लग गए अभी। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन जो है हाई लेवल लीडर्स की वो बढ़ती रहेगी, और उसका भी अपना फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम नवाज शरीफ को भी आइसोलेट नहीं कर सकते। हम जानते हैं नवाज शरीफ की क्या हालत है, वहां पे काफी कमजोर हो गए हैं। पिछले 1 साल में इमरान खान और ताहिरुल कादरी वगैरह ने जो इन पर हमला बोल दिए हैं, और आर्मी का ही हाथ बेहतर स्ट्रांग हुआ है। तो एक तरह से जब मैं समझता हूँ मोदी जी जब नवाज शरीफ के साथ जोरदार जब शेक हैंड करते हैं, जैसे आज हमने देखा उफा में, तो उसका एक सिंबॉलिक मैसेज ये भी है कि हम चाहते हैं कि जो एंटी इंडिया फोर्सेस ना हैं, हम सब उनको शोरअप करना है, हमें उन्हें बढ़ावा देना होगा। वरना यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एक मोनो ऑटोनोमस स्टेट की तरह नहीं देखा जा सकता, उसके अलग अलग सेक्शन है, सिविल मिलिट्री बैलेंस है, इस सब का मेरे ख्याल से मोदी जी का स्ट्रेटजी के अंदर है कि किसी न किसी तरह जो प्रो पीस जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अच्छी बात कह रहे हैं कि शायद एक देश जो है वो सिर्फ सरकार ही उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, तमाम जो ग्रुप्स हैं, ये सब भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मीम अफजल साहब, ये बताइए फिलहाल की ये बातचीत शुरू हो गई है और जाहिर है बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, काफी वादे इरादे भी देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है भारत पाकिस्तान की इस बातचीत को? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी, उनसे फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल राजीव डोगरा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। राजीव डोगरा जी, ये बताइए कि अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं लखवी के मुद्दे पर चीन से भी भारत की बातचीत हुई है, फिर वो एक बात पर लगातार बात हो रही है। हम जानते हैं भारत के लिए काफी जज्बाती मुद्दा है, यहाँ दर्जनों लोगों की जानें गई, भारत की एक तरह से संप्रभुता पे हमला हुआ, 26/11 का हमला, इसको बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस सबके बावजूद जिस तरह बातचीत आगे बढ़ी है, इसका वेलकम तो किया जा रहा है, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर बातचीत होगी तो शायद सबूत भी लेन देन में आसानी हो। अब यहाँ पर चर्चा इस बात पर है कि जो वॉइस सैंपल्स हैं वो पहली बार जो हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे भारत के जरिए पाकिस्तान को। तो क्या आपको लगता है कि बातचीत के जरिए ही, अगर आतंक पे भी हमें जवाब चाहिए, कार्रवाई चाहिए, तब भी बातचीत करनी पड़ेगी? बिल्कुल, जैसे कमांडर उदय भास्कर ने जिक्र किया था कि एंगेजमेंट जरूरी है। एंगेजमेंट शुरू हुई है, ये ही अपने आप में काफी उपलब्धि है। पर एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारे मसले तय हो गए हैं। जैसे चीन का आपने जिक्र किया, तो चीन ने बड़ा पॉइंटेड एक जवाब दिया है ये मीटिंग से पहले, और उसमें वो कहा है कि हम वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के ऊपर जाकर ये सोचते हैं कि लखवी के ऊपर जो हमने स्टैंड लिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सैंक्शंस कमेटी में, वो ठीक है। सो इन ए वे वो जो प्रधानमंत्री के टेलीफोन थे और प्रधानमंत्री की पर्सनल इंटरवेंशन थी उफा में भी चीन के प्रेसिडेंट के साथ, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो मेरे को लगता है ये भी हमको सोचना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री के एडवाइजर्स को भी, कि क्या ये ज़रूरी है कि हर विषय पे वो प्रधानमंत्री टेलीफोन उठाएं और बात करें या अपनी पर्सनल इंटरवेंशन करें। तो थोड़ी सी गुडविल कम होती है, और थोड़ी सी जो गुडविल और किसी चीज़ में जा सकती थी वो इधर स्पेंड हो गई है। तो कुल मिला जुला के, चाहे वो चीन के साथ रिश्ते हों, और मोर इम्पोर्टेंटली जिस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते हों, ये इनमें आग का दरिया है और हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा हमें। तो ये सोचना कि टेरर के ऊपर बड़ी उपलब्धि हुई है, तो मेरा ख्याल वो गलत होगा, क्योंकि जो वर्ड यूज किया है वो टेरर किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे शर्म शेख का था, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र आया था, इधर
कोई जिक्र नहीं आया, पर सब कुछ आ भी गया है। जी। तो थोड़ा सा हमको ये सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा हम पीठ थपथपाएंगे तो उसमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कश्मीर वर्ड ना आया हो, पर जब उन्होंने कहा है कि सब मुद्दे डिस्कस होंगे, उसमें तो कश्मीर भी आ गया। तो बहुत रूफ टॉप से शाउट करना कि हम जीत गए हैं और ये समझदारी की निशानी नहीं है। कॉमरेड उदय भास्कर जी, बताइए कि जिस तरह से वार्न कर रहे हैं, चेता रहे हैं राजीव डोगरा जी कि अति उत्साह से काम लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे एक वजह ये भी मानते हैं कि आप कैमरों की जो है चकाचौंध के बीच विदेश नीति तय हो रही है? हम जानते हैं दर्जनों की तादाद में पत्रकार वहां भी पहुंचे हुए हैं और पल पल की खबरें यहां तक पहुंचा रहे हैं। क्या वाकई हमें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा? और जिस तरह से कश्मीर पे बात हो रही है, आतंकवाद पे बात हो रही है, क्या ये पूरा जो ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया गया है बहुत चालाकी या बहुत मासूमियत, दोनों में से एक जरूर भावना इस्तेमाल की गई है? नहीं, मैं चालाकी नहीं कहूंगा, पर जिस शब्दकोश का अभी प्रयोग किया गया है, मैं कहूंगा दोनों जो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, अपने अपने अनुभव के आधारे, आपको जैसे अभी याद किया गया है कि शर्म एल शेख में जिस प्रकार से लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था, उससे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो लैंग्वेज या शब्दकोश का प्रयोग किया है, ये काफी सोच समझ के बहुत कॉशियस तरीके से किया है। और जैसे राजीव जी बता रहे हैं, एक प्रकार से आपने दोनों पक्षों के जो भी चिंताएं हैं और जो भी आशाएं हैं, दोनों को एक प्रकार से शामिल किया गया है। पर जो मेरा टिप्पणी था कि मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हम इसको स्वागत तो कर सकते हैं कि यह सिंबॉलिकली काफी अहम कदम है, पर साथ साथ हमको जरूरत से ज्यादा इसको व्याख्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी जो स्थिति है, जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, और भारत के तरफ से जो चिंताएं हैं, खास दहशतगर्दी को लेके, मैं बार बार कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो केवल उतना तक भारत के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो मीट कर सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म का जो मुद्दा है, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल रावलपिंडी में है, जहां पाकिस्तान का फौज है, मुरीदके में है, जहां जमात-उद-दावा और इस प्रकार के गैर राष्ट्र गुट हैं, और जब तक वहां पे एक प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है जी। और दूसरा, चीन का जो भूमिका रहा है, खास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो भागीदारी है, इस परिप्रेक्ष्य में भारत को पाकिस्तान का नीति या पॉलिसी अपनाना, मैं कहूंगा, हम ध्यान से और बहुत परिपक्वता के साथ आगे कदम उठाना होगा। बिल्कुल। संजय कपूर जी, आप कितना महत्वपूर्ण इस बात को मानते हैं कि एनएसएस की तो मुलाकात होगी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों की, लेकिन इसके अलावा डीजी बीएसएफ की, डीजी पाकिस्तान रेंजर्स और साथ ही दोनों देशों के जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स हैं, उनकी भी मुलाकात होगी? आपको लगता है कि नेताओं के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा जो है मुद्दों को डिटेल में सुलझाने का, वो इन्हीं लोगों के पास है? पर देखिए, आप फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत नहीं होगी, ये जितनी भी बातचीत होगी सिर्फ सिक्योरिटी 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 कि जैसे ये मेरे ख्याल से समझ ये है कि अगर आप है ना बॉर्डर को स्टेबलाइज कर लें, जिससे आपस में गोलीबारी ना हो, लोग बाग ना मरे, तो उससे कम से कम ऑप्टिक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है। जैसे भी आप इसी बातचीत के दौरान एक फौजी की है ना गोली से है ना उसकी इंतकाल हुआ, तब मौत हो गई। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से पूरा जो माहौल है वो खराब कर देती हैं। और पिछली बार जो आपको याद है, 1 साल पहले जब मोदी जी आए थे, वो इवन जब है ना एंटनी साहब थे, तो काफी हद तक गोलीबारी के चक्कर में बातचीत वायबल नजर नहीं आ रही थी। पर ये जो सोच है कि वायलेंस जब तक है ना इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग या बातचीत नहीं होगी, इसमें मेरे ख्याल से दम है। परंतु सिविलियन लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरी, पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन वो भी बहुत अनिवार्य है कि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, और ये सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित रहेगा तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये पूरा आई मीन दे वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस। डॉक्टर, चलिए आखिरी सवाल की हम बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, अंदरूनी प्रतिक्रियाओं की, भारत से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये बात उन्हें पसंद नहीं है कि पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें सर्कमस्टांसेस समझाए जाए। ऐसे कौन से हालात हैं कि ये पार्टी ये कहती थी कि हम सबक सिखा देंगे और अब बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हालात तो ज्यादा बदले नहीं है, लेकिन हम परमानेंट फ्रीज में भी नहीं रह सकते, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं वो हमारी चॉइस नहीं है।
पड़ोसी ही है, तो उसके साथ डील करना ही पड़ेगा किसी न किसी लेवल पे। और मेरे ख्याल से ये अच्छा शुरुआत है, एक तरह की उम्मीदों का कारवां फिर से चल पड़ा है। और मेरे ख्याल से बोल्डनेस भी है अप्रोच मोदी जी की, उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे, वो सार्क में भी शामिल होंगे। तो मेरे ख्याल से एक तरह से हमने बॉल उनके कोर्ट में फेंका हुआ है, और ये एक अच्छी डिप्लोमेसी होती है, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का निशाना होता है कि हमने तो हमारी तरफ से अपना होमवर्क किया हुआ है, हम तो तैयार है आपके साथ हाथ जोड़ने के लिए, आप बस ये वायलेंस का रास्ता छोड़ दो और वी कैन डिस्कस एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की निशानी है और हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जी डॉक्टर चौलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय कपूर जी, राजीव डोगरा और उदय भास्कर जी हमारे साथ, अखिलेश सुमन भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जब एक साल के पूरे उतार चढ़ाव के यानी खराब मौसम के गुजर जाने के बाद अब अच्छे मौसम की शुरुआत हुई है, फुहारें पड़ रही हैं, बातचीत हो रही है, उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इससे बात आगे जो है वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से राजीव डोगरा जी ने हमें चेताया है कि दिन के आखिर तक इंतजार करना होगा कि आखिर पूरे दिन का आकलन किस तरह किया जाए। इसी के साथ भी के लिए इतना ही, नमस्कार।